हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आपका घर परिवार एकदम मस्त होगा। तो चलो बच्चों, आज के इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण विषय हम लोग लेकर आए हैं, जिसका नाम है बच्चों अर्थशास्त्र। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो सभी चैप्टर से बच्चों हमने क्वेश्चन को लिए हैं, यानी सभी अध्याय से को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो बार बार परीक्षाओं में जो है पूछे गए हैं। बच्चों यह जो एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। और जो 28 फरवरी की यूपी बोर्ड की परीक्षा है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। 100 में 55% यहाँ से जो है क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे बच्चों। तो चलिए, महत्वपूर्ण प्रश्न 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे पहले हम लोग जो है विकल्पी प्रश्नों को जो है हल करेंगे। तो बच्चों चलो, 28 फरवरी को जो है छक्का मार दो पहली ही गेंद में। देखो, पहला क्वेश्चन विकल्पी प्रश्न है कि किसी देश का भुगतान संतुलन सदैव रहता है, यानी किसी देश का जो भुगतान संतुलन सदैव रहता है, संतुलित रहता है कि असंतुलित रहता है, कि धनात्मक रहता है कि असंतुलित रहता है, कि ऋणात्मक संतुलित रहता है। तो सही जवाब दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन है। सही जवाब बच्चों यहाँ जो है ए हो जाएगा, यानी जो है संतुलित हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा मद केंद्रीय सरकार का व्यय का मद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मद केंद्रीय सरकार की व्यय का मद नहीं है। ब्याज अदायगियाँ, प्रमुख उपदान, ऋण वसूली, रक्षा व्यय। तो सही जवाब दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा बच्चों, यानी जो है ऋण वसूली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नगद कोष अनुपात का निर्धारण किया जाता है। नगद कोष अनुपात का निर्धारण किया जाता है सरकार द्वारा, व्यापारी बैंकों द्वारा, इन सभी द्वारा, केंद्रीय बैंकों द्वारा। सही जवाब बच्चों यहाँ जो है सी हो जाएगा, केंद्रीय बैंकों द्वारा। नगद कोष अनुपात का निर्धारण किया जाता है केंद्रीय बैंकों के द्वारा जो है किया जाता है। प्रभावी मांग का विचार किसने दिया। अगला क्वेश्चन है कि प्रभावी मांग का विचार किसने दिया। कीन्स ने, कि जेबीसे ने, कि पीगू ने, कि मार्शल ने। तो सही जवाब बच्चों यहाँ जो है ए हो जाएगा, कीन्स ने जो है। प्रभावी मांग का विचार किसने दिया, कीन्स ने जो है दिया, कीन्स नामक अर्थशास्त्री ने जो है दिया। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंस। भारतीय रिजर्व बैंक के कोई 3 प्रतिबंधित कार्य लिखिए। भारतीय रिजर्व बैंक के कोई 3 प्रतिबंधित कार्य लिखिए। देखो, रिजर्व बैंक बच्चों क्या होता है, रिजर्व बैंक जिसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के कोई 3 प्रतिबंधित कार्य लिखिए। तो हम लोग उत्तर देखेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक के कोई 3 प्रतिबंधित कार्य निम्नलिखित है। 3 कार्य निम्नलिखित है, प्रतिबंधित कार्य निम्नलिखित। नंबर 1, देखो, रिजर्व बैंक जनता से जो है ब्याज पर रुपया स्वीकार नहीं कर सकता। रिजर्व बैंक जनता से ब्याज पर रुपया स्वीकार नहीं कर सकता। नंबर 2, रिजर्व बैंक प्रत्यक्ष रूप से व्यापार, प्रत्यक्ष जिसको इंग्लिश में डायरेक्ट कहते हैं, रिजर्व बैंक प्रत्यक्ष रूप से व्यापार, वाणिज्य मीन्स होता है व्यापार वाणिज्य उद्योग में भाग नहीं ले सकता, और ना ही उन्हें जो है प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहायता दे सकता है। नंबर 3 है भैया, नंबर 3 क्या है प्रतिबंधित का, रिजर्व बैंक एक निश्चित अवधि से अधिक के लिए ऋण नहीं दे सकता। रिजर्व बैंक एक निश्चित अवधि से अधिक के लिए ऋण नहीं दे सकता है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि पूंजी के मूल्य ह्रास का अर्थ लिखिए। अगला क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है कि पूंजी के मूल्य ह्रास का अर्थ लिखिए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो बच्चों, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आशय 1 वर्ष की अवधि में एक देश के सामान्य नागरिकों द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर या बाहर उत्पादित की गई अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के सकल मूल्य से है। ठीक है भैया, इसी को कहते हैं पूंजी के मूल्य ह्रास कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। लघु उत्तरीय प्रश्न लगातार 3 वर्षों से लगातार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंस है कि वस्तु की मांग प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। चलिए इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। देखो भैया, उत्तर देखेंगे बच्चों। देखो, किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले सबसे प्रमुख तत्व उसकी कीमत है। किसी वस्तु की, कोई भी वस्तु, किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले सबसे प्रमुख तत्व उसकी कीमत है। वस्तु की कीमत में जो है परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, वस्तु की कीमत में परिवर्तन के
परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी मांग भी जो है परिवर्तित हो जाती है। प्रायः वस्तु की कीमत के घटने पर जो है मांग बढ़ती है। प्रायः जो है वस्तु की कीमत, यदि वस्तु की कीमत घटेगी तो मांग क्या है भैया, मांग बच्चों जो है मांग बढ़ती है, तथा कीमत के बढ़ने पर जो है मांग क्या होती है, घटती है। उसी का उल्टा। अब देखो हेडिंग डाल लेंगे, वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। कौन से ऐसे तत्व हैं जो वस्तु की मांग को जो है प्रभावित करते हैं? हेडिंग डाल लेंगे, सब कोई बच्चे हेडिंग डालेंगे, वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। देखो वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित है बच्चों। नंबर एक भैया वस्तु की कीमत। हेडिंग डालेंगे वस्तु की कीमत। देखो वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी मांग भी जो है परिवर्तित हो जाती है, उसकी मांग भी जो है परिवर्तित हो जाती है। नंबर 2 बच्चों, उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता किसे कहते हैं? जो किसी वस्तु को उपभोग करे उसे उपभोक्ता कहते हैं, और जो किसी वस्तु को उत्पादन करता है उसे उत्पादकता कहते हैं। ठीक है भैया, कोई उत्पादन करे किसी वस्तु को, मान लीजिए आप गेहूँ लगाए हैं, गेहूँ का उत्पादन करते हैं, आप उत्पादकता हुए, लेकिन जो आपके गेहूँ का जो खरीदता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। अब समझ गए, हमारे बच्चे जो है समझ गए होंगे। तो चलो भैया नंबर 2 है उपभोक्ता की आय। देखो यदि वस्तु की कीमत में, कोई वस्तु ले लो, यदि वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन हो तो आय बढ़ने पर वस्तु की मांग होती है बढ़ जाती है, तथा आय कम होने पर वस्तु की मांग जो है कम हो जाती है। कम हो जाती है। चलो अगली हेडिंग है नंबर 3 है कि धन का वितरण। नंबर 3 हेडिंग डालेंगे हम लोग, धन का वितरण। देखो बच्चों, समाज में, मान लीजिए समाज है, सोसाइटी, समाज में यदि धन वितरण असमान है, धन वितरण असमान मतलब किसी को ज़्यादा तो किसी को कम, इसी को कहते हैं असमान। यदि समान नहीं है समाज में, यदि धन वितरण असमान है, अर्थात धन का जो है कुछ व्यक्तियों के हाथों में ही केंद्रित है, तो विलासितापूर्ण वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। इसके विपरीत यदि अमीरों गरीबों के बीच की दूरी अधिक नहीं है तो आवश्यक तथा आरामदायक वस्तुओं की मांग अधिक की जाएगी। नंबर 4 बच्चों, उपभोक्ता की रुचि। देखो उपभोक्ता की रुचि, फैशन, आदत, रीति रिवाज के कारण भी जो है वस्तु की मांग प्रभावित हो जाती है। नंबर 5 बच्चों, मौसम व जलवायु। वस्तु की मांग मौसम और जलवायु का भी जो है प्रभाव पड़ता है। जैसे सर्दी और गर्मी में अलग अलग वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, जो वैकल्पिक प्रश्नों से संबंधित है। देखो पूछा भी परीक्षाओं गया है, 2-3 वर्षों से लगातार पूछा, 2020 में पूछा गया था। देखो प्रश्न है कि निम्न में से कौन बजट की राजस्व प्राप्तियों से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन बजट की राजस्व प्राप्तियों से संबंधित है? लोक ऋण, विनिवेश, आयकर, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? यहाँ सही जवाब जो है बी हो जाएगा, यानी जो है आयकर। ठीक है भैया। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक राष्ट्र एक कर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बच्चों, कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन, BBIP, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नौकरियों की एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। एक राष्ट्र एक कर, एक बाजार से संबंधित अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट कर कौन सा है? आप समझ गए होंगे, वैट, बिक्री कर, मनोरंजन कर, GST। सही जवाब बच्चों यहाँ जो है बी हो जाएगा, GST हो जाएगा, यानी जिसको कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, GST। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार संतुलन का घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार संतुलन का घटक नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। विदेशी ऋण, वस्तुओं का आयात, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, अदृश्य व्यापार। तो चारों में सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? जो है डी हो जाएगा, यानी जो है अदृश्य व्यापार हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार संतुलन की घटक नहीं है? अदृश्य व्यापार संतुलन घटक नहीं है, लेकिन विदेशी ऋण ये है, वस्तुओं का आयात ये भी है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश ये भी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन व्यापार संतुलन का घटक है? देखो फिर से आ गया क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन व्यापार संतुलन का घटक है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। सही जवाब बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अंतरण भुगतान। सही जवाब जो है डी हो जाएगा, यानी जो है अंतरण भुगतान। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो बच्चों, इस वीडियो को बनाने में बहुत हमारा जो है मेहनत हुआ है, तो
तो आप वीडियो को बच्चों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस है। राष्ट्रीय आय तथा निजी आय में क्या अंतर है? राष्ट्रीय आय तथा निजी आय में अंतर आपको बताना है कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं तथा निजी आय किसे कहते हैं। तो चलिए आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो भैया, राष्ट्रीय आय, राष्ट्र मतलब आप राष्ट्र समझ गए, आपके देश के अंदर राष्ट्रीय आय से राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज शामिल नहीं किया जाता। राष्ट्रीय आय में राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज शामिल नहीं किया जाता है, जबकि निजी आय में राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज के भुगतान को जो है शामिल करते हैं। राष्ट्रीय आय में बच्चों केवल आय भुगतान शामिल किए जाते हैं, जबकि निजी आय में आय भुगतान तथा हस्तांतरण भुगतान दोनों शामिल किए जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चालू खाते एवं सावधि खाते में अंतर बताइए। चालू खाता किसे कहते हैं और सावधि खाता किसे कहते हैं? आइए इसका उत्तर देखते हैं। भैया देखो बच्चों, ऊब नहीं लगनी चाहिए, ऊब नहीं लगे, मस्त होकर एकदम फ्री माइंड होकर मस्त के एकदम मस्त होकर जो है पढ़ो, पढ़ाई को आनंद इंजॉय के रूप में जो है पढ़िए। तो चालू खाते और सावधि खाते में जो है अंतर बताइए। चालू खाता किसे कहते हैं, सावधि खाता किसे कहते हैं? देखो, चालू खाते में जमाकर्ता दिन में चाहे जितनी बार रुपए जमा कर सकता है तथा निकाल सकता है। समझ रहे हो भैया? बैंक द्वारा इस खाते पर ब्याज नहीं दिया जाता। बैंक द्वारा इस खाते पर जो है ब्याज नहीं दिया जाता, बल्कि साधारण दर से जो है ब्याज लेता है। सावधि या अस्थायी खाता वह खाता है जिसे एक निश्चित अवधि के लिए बैंक लेता है। एक निश्चित अवधि के लिए जो है बैंक लेता है। ऐसे खातों के अंतर्गत जो रुपया जमा किया जाता है वह कुछ विशेष कारणों से छोड़े बिना अवधि पूरी हुए निकाला नहीं जा सकता। इन खातों पर जो है ब्याज की दर ऊंची होती है। इन खातों पर जो है ब्याज की दर क्या होती है बच्चों? ऊंची होती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंस है, एक बहुविकल्पी प्रश्न है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किसने लिखी है? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किसने लिखी है? कीन्स, एडम स्मिथ, मार्शल मार्क्स। सही जवाब बच्चों यहाँ जो है क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कीन्स ने लिखी है। और एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है बच्चों? अर्थशास्त्र का जनक। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जो है जनक कहा जाता है। आप अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो आपको अर्थशास्त्र का यानी फादर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्थिर लागत को परिभाषित कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि स्थिर लागत को परिभाषित करना है। स्थिर लागत किसे कहते हैं? स्थिर लागत को परिभाषित कीजिए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो, प्रो बेनहम एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है प्रो बेनहम के अनुसार स्थिर लागत वह लागत है जिसकी कुल राशि अल्पकाल में यानी थोड़े समय में अल्पकाल में उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर जो है पूर्णतः जो है अपरिवर्तित रहती है, यानी कोई परिवर्तन नहीं होता है, अपरिवर्तित रहती है, उसी को कहते हैं स्थिर लागत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाजार संतुलन से क्या अभिप्राय है? बाजार संतुलन आप क्या समझते हैं, यानी बाजार संतुलन से क्या अभिप्राय है? बाजार संतुलन किसे कहते हैं? चलो देखते हैं क्या अभिप्राय है दोस्तों। देखो, बाजार संतुलन उस स्थिति को बाजार संतुलन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें एक विशेष कीमत के अनुरूप किसी वस्तु के लिए मांग उसकी पूर्ति के बराबर होती है। अतः संतुलन की अवस्था में बाजार में ना तो कुछ अधिक होता है और ना ही कोई कमी होती है। वस्तु की बाजार मांग बराबर वस्तु की बाजार पूर्ति, dx बराबर यस यक्स। इस स्थिति में ना तो अतिरिक्त मांग या मांग अधिक होता है और ना ही अतिरिक्त पूर्ति या पूर्ति अधिक होता है। ऐसी स्थिति में जो कीमत बाजार में प्रचलित होती है वह संतुलन कीमत कहलाती है। पूर्ति की गई मात्रा संतुलन मात्रा कहलाती है। पूर्ति की गई मांगी गई मात्रा जो है क्या कहलाती है? संतुलन मात्रा कहलाती है। अगला क्वेश्चन बच्चों है कि एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या है। चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो,
किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, इसका वितरण और विक्रय है। विक्रय माने बेचना होता है। किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, उसका जो है उसका वितरण और विक्रय है। ये समस्याएं मुख्य रूप से संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण उत्पन्न होती है, जो उपरोक्त सभी प्रणालियों को जो है प्रभावित करती है। जो उपरोक्त सभी प्रणालियों को प्रभावित करती है। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि मांग और पूर्ति को परिभाषित कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि मांग और पूर्ति को परिभाषित कीजिए। चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो, मांग का नियम यह बताता है कि ऊंची कीमतों पर मांग कम तथा कम कीमतों पर मांग अधिक होती है। मांग का नियम यह बताता है कि कीमत ऊंची होगी। मांग का नियम यह बताता है कि ऊंची कीमतों पर मांग कम तथा कम कीमतों पर मांग अधिक होती है। इस प्रकार मूल्य और मांग में विपरीत संबंध होता है। तो बच्चों, ये थे अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।